ऐसा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से रब्ता करवा दो। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये मुल्क जा रहा है तबाही की तरफ। इस मुल्क को बचाने के लिए सिर्फ हमने कोई ठेका नहीं लिया हुआ, ये सारी कौम का जिम्मेदारी है। इमरान नियाजी, तुमने जितने टच देने थे दे दिए। अगर 6 दिनों बाद तुमने दोबारा इंतशार फैलाने की जुर्रत की तो कहानी में एक टच बाकी रह गया है, वो जेल का टच है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है समय स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। नाज़रीन, इमरान खान की तहरीक जारी है जिसमें वो मुसलसल हुकूमत पर दबाव डाल रहे हैं कि फ़ौरी इलेक्शन कराए जाएँ, असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। इस सिलसिले में आज उन्होंने 4 सदर में खिताब भी किया है और सुप्रीम कोर्ट जाने का एक बार फिर ऐलान किया है। जबकि मरियम नवाज़ और मियाँ शहबाज शरीफ ने मानसेरा में जलसा आम से खिताब किया है और मुबैना ऑडियो लीक के हवाले से इमरान खान साहब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है और ताना भी दिया है कि इनकलाब हेलीकॉप्टर के ज़रिए नहीं आता, बीच चौराहे पर अपने कारकुनान को छोड़कर वापस जाने से इनकलाब नहीं आता। सवाल यह है नाजरीन कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च भी निकाला मगर मतलूबा तादाद जिसका दावा किया था वो जमा करने में नाकाम रहे। वो लॉन्ग मार्च जिसके ज़रिए उन्हें मतलूबा नताइज हासिल करना थे वो ना कर पाए। वो लॉन्ग मार्च जिसके ज़रिए मौजूदा हुकूमत को प्रेशर में लाकर घर भेजना था ना कर पाए। वो लॉन्ग मार्च जो आवाम का तर्जुमान बनना था, जिसकी वजह से आवाम को आज़ादी मिलना थी, उल्टा आवाम पर वो लॉन्ग मार्च बहुत भारी पड़ा है। जब हुकूमत ने देखा कि लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ है तो जिन फैसलों को लेने में हुकूमत हिचकिचाहट का शिकार थी, कन्फ्यूजन का शिकार थी, फैसले नहीं ले पा रही थी, वो फैसले हुकूमत ने करना शुरू कर दिए, जिनमें सर फहरिस्त नाज़रीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे का फ़ैसला, नैब कवानीन में तरमीम का फ़ैसला, इलेक्शन तरमीमी बिल वगैरह शामिल हैं। अब इमरान खान साहब ने हुकूमत, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को 6 रोज़ की मोहलत दे दी है कि 6 दिन में फ़ैसला कर लें वरना मैं दोबारा आऊँगा और पूरी तैयारी के साथ आऊँगा। एक ऐसे वक्त में कि जब महंगाई की वजह से आम आदमी मुश्किल का शिकार है, उसकी ज़िंदगी अजीरन हो रही है, मुल्क की मईशत तबाही के दहाने पर खड़ी हुई है, तो ऐसे में इमरान खान साहब का दोबारा इस्लामाबाद का रुख करना क्या दुरुस्त फ़ैसला है या नहीं, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। नकवी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया आपका। फिरदौस शमीम नकवी साहब, हैदर वही साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और नून लीग से दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे अब से कुछ देर बाद। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब ने दावा किया कि 25 लाख लोगों को वो लेकर इस्लामाबाद आएंगे। लॉन्ग मार्च एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, बहुत बोल्ड स्टेप होता है। आपने वो लिया। ऑब्वियसली हुकूमत को तो कोई रेड कारपेट तो आपको बिछाकर देना नहीं था, रिटेलिएट करना था और उन्होंने रिटेलिएट किया। आप जैसे तैसे करके मार्च लेते हुए डी चौक के अतराफ पहुँच भी गए, लेकिन वहाँ से जब आपकी वापसी हुई है तो आप नहीं समझते कि अब आप लोग एक बंद गली में दाखिल हो गए हैं? फिरदौस शमीम नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज ये है कि हमने 35 जलसे किए। 35 जलसे मुख्तलिफ शहर, गांव, देहाती इलाकों में किए जी, और उन सब जगहों पे रिकॉर्ड क्राउड आई। 10 अप्रैल को एक कॉल के ऊपर जितने लोग बाहर निकले, जहां कोई लीडर मौजूद नहीं था, चाहे वो कराची हो, चाहे लिबर्टी चौक हो गया, वो सब साबित करता है कि कौम किस तरफ खड़ी थी। ये जो काम 25 तारीख को हुआ है, सुबह ही सवेरे जैसे ही कारवान निकलने शुरू हुए, जिस तरह कंटेनर्स लगाए हुए थे सड़कों के ऊपर, हम लोग जो है, हमारा जो सपोर्टर है, वर्कर है, वो इस चीज के लिए तैयार मेंटली नहीं था कि इस किस्म का माहौल होगा। उसके बावजूद जितने लोग निकले, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतने नहीं निकले, जिस तरह डट के मुकाबला किया। क्यों तैयार नहीं थे आप लोग तो लॉन्ग मार्च के लिए निकल रहे थे, बयानात नून लीग के सामने थे, वो कह रहे थे कि हम आपको रोकेंगे। सुन लीजिए ना ज़ैदी साहब, बात सुन लीजिए। जी। बात ये, मौलाना फजलुर रहमान आए, उनका ऐसे ही इस्तकबाल हुआ था। बिलावल आया, ऐसे ही इस्तकबाल हुआ था। तो व्हाई शुड एनीवन एल्स एक्सपेक्ट पीटीआई का, ये तो और जमहूरियत के दावेदार है ना।
लेकिन उन्होंने खूनी मार्च का भी तो नहीं कहा था ना फिरदौस शमीम नकवी साहब, उनकी जानिब से ये तो नहीं कहा गया था कि खूनी मार्च होगा। अमल में कहाँ लिखा हुआ है कि एहतजाज करने का हक नहीं है लोगों के पास? ये कैसे बात कर सकते हैं? और किस तरह से ये इकदाम किए उन्होंने, किस तरह ख्वातीन के ऊपर इन्होंने टीयर गैस की गाड़ियां। लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब, ग्रीन बेल्ट जलाकर तो एहतजाज नहीं होता ना, दरख्त जलाकर तो एहतजाज नहीं होता ना। आपका एहतजाज अगर पुरअमन था तो आप पुरअमन रहते। नई सरकार आप भी यहाँ गलत है। ये जो होगा असूल क्रिश्चियनिटी का होगा कि प्रेजेंट योर अदर चीक। इस्लाम ये नहीं कहता जिस खेत से दहका को मैसर न हो रोजी उस खेत के रखो चाहे गंदम को जला दो। हमने अपना दूसरा चीख नहीं देना था। पहले हमने ये साबित किया है। लेकिन मतलब ये हुआ ना फिर फिरदौस शमीम नकवी साहब, अगर आप हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर जलाओ गिराओ करेंगे। सर नहीं उठाया हमने, कभी बंदूक नहीं चलाई हम, न कभी MQM बने ना ANP बने। हमने हर जगह जहां सियासत की, अमन की सियासत की है और हम अमन पसंद शहरी हैं। अच्छा, कराची में पुलिस वालों की वैन किसने जलाई फिरदौस शमीम नकवी साहब, ये तो बता दें। पुलिस ने अपनी वैन खुद जलाई है। अच्छा, मेरे पास नहीं तो पुलिस वाले तो कह रहे हैं कि पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि वो तो आपने जलाई है। पुलिस वाले तो फिरदौस शमीम नकवी को दहशतगर्द कह रहे हैं। एक 66 साल आदमी जो अभी कैंसर के इलाज में है, अल्लाह से वो एक 25 साल नौजवान पुलिस अफसर को उससे बंदूक भी छीन लेता है, उसका प्रोटेक्टिव गियर भी उतार लेता है और उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर रही है सिंध गवर्नमेंट। मानते हो? मानने को दिल मानता है? सही जैसा बताओ ना। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आपको कि भाई अल्लाह ताला आपको सेहत। आपके ख्याल से एक 66 साल की उम्र का आदमी जिसका 40 किलो वजन कम हुआ हो पिछले 3 माह में, जो कैंसर के इलाज से अभी उठ के निकला है, अभी रिकवर कर रहा है, वो जो है 25 साल नौजवान से बंदूक छीन लेता है। क्या बात है! माशाल्लाह ऐसी कहानियां बहुत सारी हैं जो सिंध पुलिस ने डाली हैं। देखा है किस तरीके से और लटकी हुई औरतों के ऊपर उन्हीं ने गाड़ियां जो है उस पर चढ़ाते रहे और वो गिर गई। देखा है किस तरह कायदे-आज़म के मजार के अंदर से शेलिंग की। ये कौन सा जमहूरी अमल? सर आप तो खुद कह रहे हैं ना कि आप दूसरा गाल पेश नहीं करेंगे, आप रिटेलिएट करेंगे, तो फिर रियासत तो अपनी रिट कायम करेगी ना फिरदौस शमीम नकवी साहब। सॉरी सर, रियासत को ये हक नहीं है कि वो मुझे इस तरह दबाए जिस तरह उन्हीं ने दबाया। एक पीसफुल मुजाहरे के ऊपर अगर आप वायलेंस डालेंगे तो क्राउड रिएक्ट करेगी। क्राउड ने रिएक्ट किया, सही रिएक्ट किया। अच्छा, बट हु स्टार्टेड इट? तो आप इस चीज को सही समझ रहे हैं? अब 6 दिन बाद अब दोबारा से ऐसी कोई पोजीशन बनती है, कोई सूरत हाल बनती है, तो फिर क्या दोबारा से हमें यही चीजें देखने को मिलेंगी? आप एक एंकर हैं जी, आपको इसके फैक्ट्स को दोनों तरफ के बयान करने हैं। क्या आपकी निगाह में जब आप इस किस्म की बातें करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट के रवैये को सही समझते हैं? नहीं, मैं किसी को सही समझ नहीं रहा सर। मैं तो आपसे आपका मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहा हूँ फिरदौस शमीम नकवी साहब। मैं तो आपको मौका दे रहा हूँ कि आप अपनी बात आवाम तक पहुँचाएं। जो चीज़ें हुई हैं जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा, आपने बड़े बड़े दावे किए लेकिन आप लोग लेके नहीं निकले और फिर आपका मार्च नाकाम हुआ। मैं तो चाह रहा हूँ आपको कि आप मौक़िफ़ बयान करें कि क्यों आपका ये मार्च नाकाम हुआ। अब आप जब 6 दिन बाद आएंगे तो फिर क्या ऐसा कर आएंगे कि आप लोगों को निकाल पाएंगे? हमारा मार्च नाकाम हुआ ही नहीं। हम तो समझते हैं हमारा मार्च बहुत कामयाब हुआ। ठीक है, इन तमाम तर दुश्वारियों के बावजूद। चले, आप कह रहे हैं ना फिरदौस शमीम नकवी साहब, सारी रात आप कह रहे हैं कि आपका मार्च कामयाब हुआ, तो क्या आपने अहदाफ हासिल कर लिए? 2 बड़े वाज़े हदफ दिए थे इमरान खान साहब ने। उन्होंने कहा जी मैं जब तक डी चौक से नहीं जाऊंगा, जब कौमी असम्बली की तहलील, जब तक ये हुकूमत घर नहीं चली जाती, असम्बलियों की तहलील नहीं हो जाती और जब तक नए इलेक्शन का इंतखाब नहीं हो जाता। तो यकीनन ये दोनों आपको मिल गए, आपने हदफ पूरे कर लिए, इसी वजह से मार्च आपका कामयाब हुआ। अब आप खामोशी से जवाब सुनेंगे या बीच में मुझसे पूछते रहेंगे? सर मैं तो सवाल करूंगा ना, सवाल करना तो मेरा राइट है ना फिरदौस शमीम नकवी साहब। मैंने आपसे सवाल किया, आप जवाब दें सर उसका। जब तक जी बोले आप बोले। पूरा जवाब नहीं दे दूं आप मुझसे बीच में सवाल नहीं कीजिएगा प्लीज। रिक्वेस्ट है, बोले। रिक्वेस्ट है। बात सारी है, उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले क्या फैसला दिया था? क्या फैसला दिया था? कि किसी को रोकना नहीं है जी। इमरान खान को कब तक इस्लामाबाद में कर रह सकते हैं?
या कब तक ये प्रोटेस्ट कर सकते? वो टाइम दिया था ना जी। मैं इस वक्त मेरी एक बहुत बड़ी जंग जो है वो जुडिशियल बैटल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, फिर मुझे बोलना पड़ता है, फिरदौस शमीम नकवी साहब आपको याद दिलाना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो फिर ये भी कहा था ना कि आप H9 में जलसा करें, आप तो डी चौक पहुंच गए सर। जी मैंने कहा ना मैं कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं जाऊंगा। वो जनाब अली किधर रुके थे खान साहब? सेंटोरस पे, डी चौक नहीं गए। आपकी इंफॉर्मेशन गलत है, आप पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। तो आपके कारकुनान डी चौक तक नहीं पहुंचे? यू आर अ वेरी बायस्ड जर्नलिस्ट राइट नाउ, इसलिए कि सेंटोरस के ऊपर से वापस गए, वो डी चौक नहीं गए एहतराम में। डी चौक जाने का इरादा तो था ना सर, H9 में तो कम से कम नहीं थे ना, सेंटोरस पे थे तो H9 में तो नहीं थे ना। नहीं गए, क्या जाने से रोक रहा था? सर आप कैसी बात कर रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब? डी चौक पर सारे कारकुनान आपके हंगामा आराई करते रहे, पूरे मीडिया ने दिखाया, पूरा मुल्क देख रहा है, फिर आप मुझे कह रहे हैं कि मैं बाइस जर्नलिस्ट हूं। रोक रही थी। अब आप मैं ना मानूं की बात कहें तो मैं तो इसका पूरा पाकिस्तान ने देखा है फिरदौस शमीम नकवी साहब। डी चौक पर जो कुछ हुआ है, डी चौक पर जो कुछ हुआ है वो पूरे पाकिस्तान ने देखा है। सुप्रीम कोर्ट के एहतराम में सेंटोरस से वापस गए। डी चौक, सेंटोरस और डी चौक में अब रोकने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ था उसको अबूर कर चुके थे। सही है। चले, आप कह रहे हैं कि आपका धरना कामयाब हुआ, आप अब दोबारा से आएंगे। दानियाल चौधरी साहब, राना मैं उनका भी मौक़िफ़ ले लूं ना सर? मैं दोनों साइड का मौक़िफ़ ले लूं, मैं दोनों साइड का मौक़िफ़ ले लूं ना। दानियाल चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। वार्म वेलकम सर, आपको थोड़ा सा लेट हो गए आप। फिरदौस शमीम नकवी साहब तो कह रहे हैं कि सर हमारा धरना कामयाब हुआ है, हम अब 6 दिन बाद दोबारा से आएंगे। तो क्या उसी तरीके से इनका इस्तकबाल करेंगे आप जिस तरह से अब किया था, या फिर अब इनको थोड़ा सा मौका देंगे आप कि ये आएँ? अपना जमहूरी हक़ है, वो कह रहे हैं कि भाई हमारा जमहूरी राइट है, हमें एहतजाज करना है तो हम एहतजाज करेंगे, पुरअमन एहतजाज हमारा होगा। क्या इजाज़त इनको मिलेगी या फिर वैसे ही होगा जिस तरह से हमने रवां हफ्ते देखा है कि आप लोगों ने पूरा मुल्क बंद कर दिया? फवाद साहब, जो इनकी बात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो इनकी बात से डिसएग्री करेगा वो बायस्ड है, वो गद्दार है। वो कोई इदारा हो, वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई पार्लियामेंट हो, जो इनसे डिसएग्री करेगा वो गद्दार है, वो फंडेड है, वो गलत है, और वो उसको जो हो सकता है ये कहेंगे। पहली बात, हम इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में रहते हैं, और इस्लामाबाद में डी चौक क्या कंसिडर किया जाता है? ये इनके लोग, इनका जलसा डी चौक तक था। मैं विद एवरी कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ ब्लू एरिया रोड के ऊपर था। ये इन्होंने वहाँ की इमारतों को जलाया, वहाँ की बिल्डिंग्स पे साइड पे उनकी कुर्सियाँ, चीज़ें जो पड़ी हुई थी, अमलात जो बाहर रात को बिल्डिंग वाले छोड़ के जाते हैं, शाम को वो जली, उनके फुटेजेस जलाए गए, यहाँ दरख्त जलाए गए, यहाँ आपने इसका ये मेट्रो स्टेशन के शीशे तोड़ दिए। तो कौन सा डी चौक पे नहीं गए? और मुझे बताएं H9 पार्क किधर है और F8 किधर है? यही जो मैं सवाल कर रहा हूं, एक कोना है और एक दूसरा कोना है। मुझे बात बताएं कि अगर इतना मानने वाले थे तो पीछे रुकते। वो एक मतलब इसका 4 से 5 किलोमीटर का फासला है, रोड्स अलग हैं। वो रोड जो H8 वाली रोड है वो तो इस रोड पे पहुंच ही नहीं सकती, वो तो वहां से आप यहां पहुंच ही नहीं सकते। उसका रूट ही अलग है, जहां मौलाना बैठे थे उसके जगह ही अलग मुख्तस है। वो तो आप मोटरवे से उतर के 2 मिनट में आप पहुंच जाते हैं, बिल्कुल साइड पे लेफ्ट करके आप उसके पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आपको वो कहा था, आपने मुल्क को जलाओ गिराओ की बात की सर, आपने मुल्क को आग लगाने की बात की, और ये आपके लिए नई बात नहीं है, ये आपने पहले भी यही किया। सुप्रीम कोर्ट के सामने कपड़े लटकाते रहे, आप अपने कपड़े धोते रहे पार्लियामेंट की दीवारों के ऊपर, पार्लियामेंट को सबोटाज किया आपने, और आज भी आपने वही किया। लेकिन अगर ये समझते हैं कि इनके पास, हमारा इनसे सवाल एक है कि ये ऐसा क्या करने आ रहे हैं भाई जो 4 साल में कंटेनर में रह रहे, 4 साल ये छोड़ डालते रहे, हुकूमत इनकी थी। ऐसा क्या करने आ रहे हैं जो 4 साल में नहीं हुआ और अब करेंगे? वो आपको इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, वो कहते हैं कि साजिश से आपने हुकूमत बनाई है, वो आपको घर भेजने के लिए आ रहे हैं। सर सिंपल सी बात है दानियाल चौधरी साहब, इसमें क्या ऐसी बात? फवाद साहब मुझे बताएं, इम्पोर्टेड हुकूमत कौन सी है? इम्पोर्टेड हुकूमत वो है कि जो 7 साल से फंडिंग के पीछे छुप रही है, स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप रही है, और दिखा चाहती नहीं है कि उनके केसेस का फैसला हो कि बाहर से किस किस के पैसे आए हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत वो है कि
कि जिसने पाकिस्तान का दुनिया सिंस 1947 हाईएस्ट कर्जा लिया, जिन्होंने 21% फूड इन्फ्लेशन बना दी, जिसने 160 बिलियन आपका एक्सटर्नल डेट को ले गया, जो डॉलर को पाकिस्तान की हाईएस्ट तरीन शरह पे ले गया, जिसने पाकिस्तान कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस चेंज हो गया और उनसे एक आवाज ना निकली, एक कोई बात ना कर सके, आलमी सतह में पाकिस्तान का नाम ना ले सके। सीपीआई इंडेक्स में पाकिस्तान 6 पॉइंट्स ऊपर चला गया करप्शन में। मुझे बताएं कि कौन है गद्दार, कौन है फॉरेन फंडेड, कौन है इंपोर्टेड हुकूमत? वो कि जिन्होंने पाकिस्तान को सिंस 1947 जो डेवलपिंग नेशन था डेवलप्ड नेशन बनाया, या जिन्होंने पाकिस्तान को तारीखियों में ले गए, 1 मेगावाट इन्होंने प्रोड्यूस नहीं कर सके। मुझे बताएं इनके पास क्या पॉलिसी है जो 4 साल इन्होंने नहीं किया कि अब करेंगे? वो दानियाल चौधरी साहब, इमरान खान साहब का आज आपने ताजा तरीन बयान सुना होगा सर, उन्होंने कहा कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करूंगा। तो अब जब इस तरह की बातें इमरान खान साहब कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 6 दिन बाद वो फिर दोबारा से आने की प्लान कर रहे हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब ने भी बड़ी तफसील से अपना प्लान बता दिया, उन्होंने कहा हम आएंगे। तो आपके पास इनको काउंटर करने के लिए क्या है सर? फवाद साहब, इनकी ईगो इतनी ज्यादा है कि ये पूरे मुल्क को तबाह कर दें, ये पाकिस्तान को तबाह कर दें, पाकिस्तान को बेच दें, लेकिन अपनी ईगो के ऊपर ये सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। अपनी ईगो वॉर के ऊपर आपने वो जरदारी साहब की आपने ऑडियो टेप सुनी, किस तरह पैगाम पहुंचाए जा रहे थे, और हमें पता है किस किस को गए हुए हैं। अभी तो शायद इनसे कहेंगे शुक्र करेंगे दूसरी साइड की ऑडियो नहीं आई जो कॉलिंग की जा रही थी और बताया जा रहा था, वो भी शायद कुछ अरसे बाद आ जाए और शायद आप कुछ एंकर्स ने सुनी भी हो। देखिए बात सुने कि इन्होंने मोदी से बात करना, इन्होंने कहा कि ठीक है, इन्होंने कहा इंडिया से बात करना ठीक है, इन्होंने पाकिस्तान को इदारों को तकसीम किया और इंडिया को अप्रिशिएट करते रहे, लेकिन ये पार्लियामेंट में आके पार्लियामेंटेरियन से बात करने के लिए तैयार नहीं थे। ये ऑपोजिशन, जब हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, जब मुल्क पूरा अपने घुटनों पे आ गया था, ये 3 बिलियन के लिए IMF के पास पूरा मुल्क बेच के आ गए, जिसकी वजह से आज 30 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ, बिजली महंगी हो रही है, पूरे मुल्क का सौदा करके आ गए, तब भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इनको बिठाने के लिए कुछ ना कुछ आपको तो करना पड़ेगा ना सर, बैकडोर कुछ रास्ते तो इनसे करना पड़ेंगे सर। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया सर, आप ये कह रहे हैं कि इनसे सख्ती से ही निपटा जाएगा जैसे पहले भी निपटा गया था। हैदर वही साहब, क्या दुरुस्त फैसला था? कोई सख्ती से क्या सख्ती से निपटा गया? मुझे बताएं, इनको कोई गोली मारी गई, कुछ मारा गया? कुछ भी नहीं, खाली कंटेनर से जान को रोका गया। सख्ती वो थी जो ने तहरीक लबाइक के बच्चों के साथ। सर वो कह रहे हैं आपने फाशिज्म की सारी हदें उबूर कर ली, आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया हमने। कैसी बात कर रहे हैं दानियाल चौधरी साहब? गोली की कुछ पूरा पाकिस्तान आपने बंद कर दिया, वो कह रहे हैं। सर मुझे बात बताएं कि आपने सिक्योरिटी मेजर्स लिए, हमने कंटेनर से ब्लॉकेट की कि जहां जहां इनको अलाउड नहीं था ये ना घुसे, और इनके साथ क्या किया? मुझे बताएं, इनके बंदे लाहौर से क्यों नहीं? आपने झूठे मुकदमात बना दिए। फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है, मेरे ऊपर आपने झूठे मुकदमात बना दिए। सर खैर बहरहाल थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुझे हैदर वही साहब को भी वक्त देना है। हैदर वही साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना तो नजर आती है। सर हैदर वही साहब से पूछ रहे हैं। हैदर वही साहब, दुरुस्त फैसला था इमरान खान साहब का, वो डी चौक जैसे तैसे करके डी चौक तो पहुंच गए ना। चलें, फिरदौस शमीम नकवी साहब ये मानने के लिए तैयार नहीं है डी चौक नहीं पहुंचे, चलें डी चौक के पास ही पहुंच गए, वापस आना क्या दुरुस्त फैसला है? क्या इमरान खान साहब जब वहां से यू टर्न लेकर वापस आए तो क्या उनको वो आना चाहिए था? उनके जो वर्कर्स हैं सर वो मायूस नहीं हुए उनके इस फैसले से? और अब जबकि वो ये दोबारा से कह रहे हैं कि मैं दोबारा आऊँगा, दोबारा तैयारी कर आऊँगा, तो क्या खान साहब वाकई इस्लामाबाद आ भी सकते हैं या नहीं? हैदर वही साहब, मैं कह रहा हूं कि देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब का मसला सिर्फ ये था कि लोग नहीं निकले। हुकूमत की रेजिस्टेंस जरूर थी और शेलिंग और हर तरह से हुकूमत ने डिटर करने की, रोकने की कोशिश जरूर की, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं की ना। खैबर पख्तूनख्वा से भी नंबर्स नहीं निकले, पंजाब से तो नंबर्स बिल्कुल ही तकरीबन ना होने के बराबर थे। तो जब नंबर्स ही नहीं थे तो धरना खान साहब ने जाके अकेले तो देना नहीं था, और या 5-8 हज़ार 10 हज़ार लोगों के साथ तो देना नहीं था, वो तो 20 लाख की बात हुई थी। तो ये जो 20 जलसे हुए, इतनी सारी तैयारी हुई, तो अब ये 5-4 दिन में पता नहीं इससे बढ़ के क्या तैयारी हो सकती है। जब 20 जलसों के बाद जो है चूहा निकला है, तो क्या फिर हम समझेंगे कि 3-4 दिन में ये जो है किस तरह से एक शेर बन जाएगा? तो ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन खान साहब के लिए प्रॉब्लम असल में ये थी कि लोग नहीं निकले। अगर खैबर पख्तूनख्वा से जहां रेजिस्टेंस नहीं थी, जहां रुकावटें नहीं डाली गई थी, अगर वहां से ठाटे मारता समंदर नजर आता लोगों का, आवाम का, तो पंजाब से भी तमाम तर मुश्किलात के बावजूद उस दिन नहीं अगले दिन सही लोग जरूर निकलते और खान साहब बैठते भी।
खान साहब को एक वजह होती बैठने की, लेकिन क्योंकि खान साहब के साथ कोई बैठने वाला था नहीं, तो मेरे ख्याल से इस वजह से उनका वापस जाने का फैसला, बेशक के एक हार को तस्लीम करना जरूर था, लेकिन साथ ही साथ एक कंटिन्यूइंग हार, यानी कि रोज रोज की हार जो है उससे फिर भी बेहतर था। जिस तरह आपने भी सुना होगा कि मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। लेकिन हैदर साहब, आपको लगता है, ये सवाल तो मैंने फिरदौस शमीम नकवी साहब से भी किया था, कि क्या आपको ऐसा लगता है हैदर वहीद साहब के इमरान खान साहब अब बंद गली में दाखिल हो गए हैं? क्या है ऐसा, मुमकिन है? क्या वाकई ऐसा है? ऐसा ही है। देखें, जहां तक बड़े जलसों की बात है, जहां तक अपनी पार्टी को टूटने से बचाने की बात है, जहां तक पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने की बात है, जहां तक के अगले इलेक्शन में एक मेजर पॉलिटिकल प्लेयर होने की बात है, तो खान साहब ने वो चीज अचीव की है। लेकिन जहां तक हुकूमत गिराने की बात है, जहां तक जो है वो इलेक्शंस कॉल करवाने की बात है, तो उसमें वो बिल्कुल सरासर अभी तक नाकाम है। और धरना जो है वो बिल्कुल कर ही नहीं पाए, मैं इसको धरना कहूंगा नहीं, तो उन्होंने धरना वो कर नहीं पाए। और जलसे चाहे वो जितने बड़े कर ले, उससे हुकूमत नहीं जाएगी। सब एक चीज ये भी आ रही है सामने कि वो ये कह रहे थे, कुछ लोगों का ये ख्याल है, उनकी पार्टी के लोगों का यही ख्याल है कि भाई 25 तारीख की आपने कॉल दे दी, थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा और आगे कर देते तो हम ज़्यादा लोगों को जमा कर पाते, हमारे पास टाइम ज़्यादा होता। और अब दोबारा से खान साहब ने फिर 6 दिन की कॉल दे दी है। आप समझ रहे हैं कि उस वक्त तो उजलत का मुजाहरा किया गया, लेकिन इस वक्त भी खान साहब ने जल्दी कर दिया है 6 दिन का टाइम देके। देखिए, खान साहब प्रेशर डालने के बहुत माहिर हैं, कभी हकायक की बुनियाद पे, तो कभी झूठ की बुनियाद पे, या कभी किसी और चीज की बुनियाद पे वो प्रेशर डालने के माहिर हैं। और वो उन्होंने प्रेशर डालने के लिए ये किया। अब हर दफा नहीं बात चलती। देखिए, खान साहब को चाहिए था कि वो 1-2 पंच के साथ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते हुए चलते। लेकिन दबाव डालने के माहिर तो हैं, आप कह रहे हैं कि प्रेशर डालने के माहिर हैं खान साहब, लेकिन उनके फैसलों से तो ऐसा लगता है कि ये प्रेशर खत्म हुआ है हुकूमत के ऊपर से। हुकूमत अब प्रेशर में नजर नहीं आ रही है। सर, मैं यही कह रहा हूं ना कि उनका फैसला उजलत में इसलिए था कि जहां प्रेशर 20 जलसों का था, उन्होंने उजलत की और फौरन कहा कि नहीं, कोई प्रेशर लेट अप ना हो, और गलत फैसला कर गए। तो लिहाजा वो प्रेशर क्योंकि मेंटेन रखने में बिलीव करते हैं, उनके फैसलों में भी इसी चीज की अक्कासी होती है। लेकिन फिर हर दफा कामयाब नहीं होता, ऐसा फैसला दुरुस्त साबित नहीं होता। उनको चाहिए था मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखते। पार्लियामान में सिर्फ 1-2 की अक्सरियत से ये हुकूमत खड़ी है, अपने मामलात इदारों के साथ वो बेहतर करते और पार्लियामान में प्रेशर डालते। जहां ये बहुत अहम नुक्ता है कि अपने मामलात आप इदारों के साथ बेहतर करते, वापस आते और पार्लियामेंट के जरिए ही फिर कुछ बेहतरी लाने की कोशिश करते, कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो फिरदौस शमीम नकवी साहब के सामने ये सवाल रखेंगे, पूरी कोशिश करेंगे उनसे जानने की कि भाई आपने जलसे तो बहुत अच्छे कर लिए, ज़बरदस्त आपने जलसे किए, क्राउड भी आपके साथ आया, लेकिन लॉन्ग मार्च आप क्यों अच्छा नहीं कर पाए? लॉन्ग मार्च आप क्यों बेहतर नहीं कर पाए? क्यों आप वहाँ पर ठहर नहीं पाए? क्यों आप धरना नहीं दे पाए? एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपको लगा कि जलसों से मोमेंटम बना हुआ है, फिर इसी वजह से आप लोगों ने लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर दिया, गो कि ये आखिरी ऑप्शन आपकी होनी चाहिए थी, लेकिन आपको नहीं लगता कि कुछ जल्दी आपकी तरफ से कर दी गई? आप जब हुकूमत में आते हैं सर, जब हुकूमत आपको मिलती है, फिर आप कहते हैं जी अभी हमारी तैयारी नहीं थी। अब हमेशा से ये देखने में आता है, इमरान खान साहब ने फिर एक बार कह दिया है कि जी मुझे तैयारी की ज़रूरत है, मैं तैयारी करके अब लॉन्ग मार्च दोबारा करने आऊँगा, 6 दिन बाद दोबारा आऊँगा। ये हर नाकामी के बाद आप तैयारी ना होने की जस्टिफिकेशन क्यों देते हैं सर? इस फेस सेविंग के पीछे क्यों छुप जाते हैं? जी, वो कतरी खत के पीछे छुपने से बेहतर है। अच्छा, कि हेलीकॉप्टर केस हो तो कतरी खत, हुदैबिया पेपर में लो तो कतरी खत, एवनफील्ड अपार्टमेंट हो जिसकी मनी ट्रेल देने को निकले थे पूरी असेंबली में और एड्रेस टू द नेशन, फिर कतरी खत। वो दूसरे वाले साहब जो हैं वो अपने एक वजीर आजम को जो है मुअत्तल करवा दिया, उसको नाअहल करार दे दिया, फिर अपने एक खासुल खास आदमी को वाजिद शमसुल हसन को भेज के वहां से सारा एविडेंस लेके डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसके बाद वो सरे महल की कहानी भी सुनाऊं कि पहला मेरा है नहीं, जब ऑक्शन पे आए तो ये मेरा है, इसे कहनारो मिल चुका था उस वक्त तक। ठीक है, तो ये तो छोड़िए कि इनकी फिर और कहानियां सुन लीजिए कि जी भाईजान कह रहे हैं
कोर्टों पे तारिक अजीज ने हमला किसने किया था? जस्टिस कयूम को फोन किसने किया था? मरियम गाड़ियों में पत्थर रखे जब पेशी के लिए गई थी नैब अदालत पे, किसने हमला किया था? जज अरशद की वीडियो किसने बनाई थी? लेकिन फिरदौस शमीम नकवी साहब ये सब कुछ किया होगा, ये कहानियां सब सुन चुकी है पाकिस्तानी कौम, इसी वजह से तो आपको 2018 में उन्होंने वोट दिया था। ये कहानियां तो सब सुन चुके हैं ना सर। आपको मुझे सुनना पड़ेगा, अब सुनना पड़ेगा, इसलिए कि ये कहते हैं ना कि क्या दिया इमरान खान में पाकिस्तान की तारीख में, बताओ 2 साल 5.5% से ऊपर शरह तरक्की, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, बताओ कब हुआ था? सही है। ये बताओ कि क्या दुनिया ने इतराफ नहीं किया कि कोविड के अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मिंग कंट्रीज में पाकिस्तान का नाम है? क्या पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम सारी दुनिया ने नहीं सराहा कि बेहतरीन प्रोग्राम है? क्या पाकिस्तान को 1 साल के अंदर टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 नहीं बनाया गया? क्या हाउसिंग की जो पॉलिसी दी गई उससे बेहतर हाउसिंग पॉलिसी कभी पाकिस्तान में पहले आई है? बता दें क्या आई है सर? हाउसिंग की पॉलिसी थी, घर कितने बने उससे? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात करते हैं, जो 4.3% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में आया, पाकिस्तान में पहले कब आया? बताएं। खाद की कीमतें आपने बढ़ा दी, यूरिया की कीमतें आपने बढ़ा दी, मुझे तो ये बताएं ना, हाउसिंग की बात कर रहे हैं, घर कितने बनाए आपने? नकवी साहब 50 लाख घर देने थे आपको। सरकारे आली, आप इसीलिए कहता हूं ना कि पीडीएम के स्पोक्समैन नहीं बने। हाउसिंग इज से सवाल कर रहा हूँ, आप बात कहाँ लेके जा रहे हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब? बात यही है, मसला यही है, आपसे सवाल करो तो आप फिर तर्जुमान बना देते किसी का। भाई मैं सहाफी हूँ, मेरा काम है आपसे सवाल करना। सर आप हुक्मरान रहे हैं, मेरा फर्ज है आपसे सवाल करना। मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूँ। पाकिस्तान की तारीख में जितनी सरमायाकारी हाउसिंग में इमरान खान के दौर में हुई है, पाकिस्तान की तारीख में उससे पहले नहीं हुई। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आपको जो है हल्के चूंकि आपने उसमें ब्लैक मनी को बिल्कुल खुली छूट दे दी थी ना सर, आपने ये भी तो देखे ना, इसी वजह से तो। सुनो जो बात कह रहा हूं कि 1 करोड़ नौकरी पहले साल का वादा नहीं था। ILO के एस्टिमेट्स के लिहाज से जितनी नौकरियां पाकिस्तान में पैदा हुई हैं 3 साल में, इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में नहीं पैदा हुई। अगर गलत कह रहा हूं साबित करो, ओपन चैलेंज दे रहा हूं तुम्हें। चलें जी, ओपन चैलेंज है, दानियाल चौधरी साहब गलत साबित करें। इतनी अपनी हुकूमत की कामयाबियां गिनवा दी है फिरदौस शमीम नकवी साहब ने, फिर आप क्यों इनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं? क्यों हटाया आपने इनको? सर अब इसका जवाब भी तो ले लेना फिरदौस शमीम नकवी साहब। अब 50 लाख नौकरियां नवाज शरीफ ने 5 साल में पैदा की हैं। भाई पैदा की थी आपने 50 लाख नौकरियां, दानियाल चौधरी साहब। आपने जो काले चश्मे पहने हुए उसको उतार के अगर सही एंकर बनना चाहते हो तो फेयर कमेंट्री करो। मैं बिल्कुल फेयर कमेंट कर रहा हूं, आप बार बार कर रहे हैं सर। आप देखें, आप देखें, नहीं आपको अगर सवाल पसंद नहीं आ रहा फिरदौस शमीम नकवी साहब, आप बार बार ये बात ना करें। देखिए मैं सहाफी हूं, मेरा काम है आपसे सवाल करना। 3.5 साल आपने हुकूमत की है, 3.5 साल में आपने क्या क्या किया है वो सब आवाम के सामने है। आप बार बार ये फेयर कमेंट की बात नहीं करें सर। मेरा काम सिर्फ सवाल करना, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आपका काम जवाब देना है। आप जवाब दें, आप आवाम के सामने जवाब दें। फिरदौस शमीम नकवी साहब आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसी को दबाव में नहीं ले सकते, आप दबाव में नहीं ले सकते किसी को। 3.5 साल जो आप फैसले करके गए हैं, 3.5 साल के फैसलों का ही ये सब कुछ है जो आवाम के सामने आ रहा है। दानियाल चौधरी साहब क्या मौक़िफ़ है आपका? अब आपने अपनी बात कंप्लीट कर लिया, उसका जवाब तो लेने दें। मैंने सुन लिया सर, मैंने सुन लिया, जो उनका भी टाइम देना, उनको जवाब देने दें। अगर ये इतने अच्छे हैं ना तो करा लें इलेक्शन अभी। हम तो बहुत अनपॉपुलर हो तो ये बात हुई ना सर आपकी, आप ये बात करें ना, आप बार बार मुझे कह रहे हैं सर ये बात हुई, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है कि भाई इलेक्शन करा लें। अब ये मुझे पॉइंट ले जाने दें दानियाल चौधरी साहब के पास। दानियाल चौधरी साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं अगर आप इतने ही अच्छे हैं तो इलेक्शन करवा लें सर, क्यों डरते हैं इलेक्शन में? वो तो उन्होंने पूरी कामयाबियां गिनवा दी हैं अपनी। कोविड के अंदर सबसे अच्छा परफॉर्म किया, शरह नमू सबसे ज़्यादा थी, हाउसिंग के सेक्टर में हमने सबसे ज़्यादा काम किया। तो फिर आप सर कहाँ बैठे हुए हैं? इस बयानिए का मुकाबला कैसे करेंगे? इलेक्शन क्यों नहीं करवा देते? साहब मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अगर इतना ही मुल्क बेहतर था, इतनी ही चीजें ठीक थी, तो मुझे बताएं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस किधर की?
मलेशिया में आपके जहाज को रोक दिया, फॉरेन डिप्लोमेसी की आप बात करते हैं, पैसेंजर्स के साथ बैठे हुए जहाज को पकड़ लिया, उन्होंने कहा इसके पैसे दो हम तब लेके जाने देंगे। आप बताएं, आपने 60 करोड़ 65 मिलियन डॉलर आपका ब्रॉडशीट में आपने उड़ा दिया अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए, क्या निकला? मुझे बताएं कि आपने वादे किए थे कि प्राइम मिनिस्टर हाउस और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटियां बनाएंगे और उसका बजट जीरो करेंगे, लेकिन उस पर आपने क्या किया? दर हकीकत में आपका 22% प्राइम मिनिस्टर हाउस का और 15% प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ गया। आपने नौकरियां देने की वादे की थी, लेकिन आपके सीपीआई के थ्रू जो आपका अपना बनाया हुआ अदारा है उसके थ्रू 5 मिलियन पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, और आपने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। क्या बात कर रहे हैं? आपकी आवाम का एतमाद कैसे नजर आता है? आवाम का एतमाद नजर आता है टैक्स देने से। 8,000 अरब का टारगेट था इनका, 4 साल गुजरने के बाद भी ये अपना पहले साल का टारगेट नहीं अचीव कर सके। 4,000 कुछ अरब इन्होंने टैक्स कलेक्शन की। कौन सी बात करते हैं? इन रियल डॉलर टर्म्स देखें तो आपका टैक्स कलेक्शन 2 अरब के ऊपर पहुंच गया, आधा हो गया टैक्स कलेक्शन। अवाम ने इनके ऊपर एतमाद का इजहार किया होता, लोग टैक्स देते। हम पाकिस्तान क्या हाईएस्ट टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए, बीट करते उसको। ये वो नालायक हुकूमत है फवाद साहब जो अपने फेलियर को पिछले साल के फेलियर के साथ मुआवजा करते हैं। आप जो इनकी नाकामियां गिनवा रहे हैं सर, इतने अनपॉपुलर हैं तो आप इलेक्शन में क्यों नहीं चले जाते? मरियम नवाज साहिबा कहती हैं जी इलेक्शन करवाए जाएं, उनको डांट पड़ जाती है आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से, वो नाराज हो जाते हैं, वो अपना बयानिया तब्दील कर देती हैं, वो कहती हैं कि ठीक है जी टर्म पूरी करेगी, इलेक्शन बाद में भी 1 साल बाद होंगे। सर लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग कि हमें ये पहली चीज पता थी कि कांटों की सेज है जो उन्होंने मुल्क का हाल कर दिया, मुल्क का तबाही। ये वहां चले गए, मुझे दुनिया के मुमालिक बताएं कि जहां अफवाज की पैसे कर्ज लेके दिया जाए। मुझे कोई मुमालिक बताएं कि जहां आपके अपने ब्यूरोक्रेट्स की तनख्वाहें जो मुल्क को चलाते हैं, जजेस की तनख्वाहें कर्ज लेके दिया जाए। बताएं आप मुझे कोई मुल्क। इन्होंने पाकिस्तान को वहां ले गए थे। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि आपके रियल टर्म्स 3 अरब रुपया आपका रह जाए? इन्होंने वादा किया था हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और कशकोल उठा के। सर एक सेकंड, फिरदौस शमीम नकवी साहब नहीं मान रहे ना, फिरदौस शमीम नकवी साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाने भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर बात सुने ना, बात सुने, बिल्कुल बिल्कुल आप बात सुने फवाद साहब। इन तमाम चीजों के बावजूद हमें पता है कांटों की सेज है, और हमने हुकूमत सिर्फ एक पॉइंट पे ली, और वो पॉइंट ये था कि इस मुल्क का मेशी हालात बेहतर करने हैं। अगर हम इंटरवीन नहीं करेंगे तो मुल्क वहां पहुंच जाएगा जहां से देयर इज नो रिटर्न। आपके इदारे, आपके इंस्टीट्यूशंस, हर चीज ने रियलाइज किया कि इमरान खान झूठा है। इसने झूठ बोला, अवाम के साथ झूठ बोला, अवाम के मुल्क के साथ झूठ बोला। इसने पाकिस्तान को सवाई रसवाई और झूठ के कुछ नहीं दिया। करप्शन बड़ी, ठीक है, पॉइंट आ गया आपका, कांटों की सेज है। हैदर वही साहब, तो हम दानियाल चौधरी साहब हम इलेक्शन पे जाएंगे सर, और हमने सिर्फ इस वजह से हुकूमत ली। सर हुकूमत हमने सिर्फ इस वजह से ली। हम इलेक्शन पे जाएंगे लेकिन अपने टर्म्स पे, इनकी ब्लैकमेलिंग पे नहीं जाएंगे। हम व्हाट्सएप इलेक्शन पे अपने टर्म्स पे, और इनको जाएंगे इंशाल्लाह इनको नॉकआउट करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हिस्ट्री की जमात और हिस्ट्री बन जाएगी। सर दानियाल चौधरी साहब पूछ तो लें दानियाल चौधरी साहब, मुझे ज़रा हैदर वही साहब से ही पूछने दें। हैदर वही साहब, बयानिया यही बना रही है मुस्लिम लीग नून के भाई ये तो कांटों की सेज थी, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने वाला था, इस वजह से तो हमने तो एहसान किया है कि हमने सारा गन इनका अपने ऊपर ले लिया है। तो क्या ये बयान देना, ये बात करना, ये दुरुस्त है? और इसके साथ साथ मुझे ये भी बताएं कि इमरान खान साहब तो प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आपने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन होने हैं, ये असम्बलियाँ तहलील होनी है, लेकिन मैं अब इलेक्शन जब तक मुझे इसकी डेट नहीं दी जाएगी मैं अपनी तहरीक को ख़त्म नहीं करूँगा। आने वाले दिनों में सर क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत कंटिन्यू कर पाएगी? मुश्किल मुआशी फ़ैसले तो ये ले रही है, लेकिन अब अगर मुश्किल मुआशी फ़ैसले लेकर ये इलेक्शन का अनाउंसमेंट कर देते हैं, इलेक्शन अनाउंस कर देते हैं, तो फिर इनको क्या फ़ायदा होगा? तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि अब 1 साल मजीद गुजारने का फैसला कर चुके हैं हैदर वही साहब। इनको पहले दिन चाहिए था कि आके या तो इलेक्शन अनाउंस करते या मुत्तहद तरीके से एक आवाज होके और पूरे 1.5 साल का अपना प्लान बताते और कहते हैं हम कौम को एतमाद में लेंगे। खान साहब ने हुकूमत इस तरह से छोड़िए, मईशत का ये हाल है, लेकिन हमारे पास प्लान है और ये हमने करना है।
और अब जो है वो एतमाद में लेते मेरे ख्याल से अवाम को, तो फिर मुश्किल फैसले पहले ही करते, इंक्रीमेंटली बढ़ाते फ्यूल प्राइसेस को। बहरहाल ये नहीं हो सका। खान साहब के जलसे भी कुछ बड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है, प्रेशर एक रहा इस हुकूमत पे। लेकिन अब क्योंकि ये बात तो अब क्लियर होती जा रही है कि खान साहब हुकूमत गिरा नहीं पाएंगे, इलेक्शंस मेरा नहीं ख्याल कि वो फोर्स करा पाएंगे, एटलीस्ट खुद नहीं करा पाएंगे। अगर इलेक्शंस पहले होते तो उसकी वजह कोई और जरूर हो सकती है, और जो कि पाकिस्तान की तारीख जो है इशारा जहां करती है वो वही हो सकती है। खान साहब के मेरा नहीं ख्याल के कोई धरनों या जलसों के नतीजे में इलेक्शन जो है वो अब पहले होंगे। तो अब चाहिए हुकूमत को कि मुत्तहद होके एक आवाज होके अपना प्लान जो है वो सामने रखे। हैदर वही साहब, तो फिर आपकी बात से सवाल तो ये उठता है ना कि जहां पर आप इशारा कर रहे हैं वहां पर भी फिर इलेक्शन की सूरत हाल नवंबर के बाद ही होती हुई नजर आ रही है आपको? देखिए, पहले जरूर हो सकता था कि कुछ नर्वसनेस होती, लेकिन अब कुछ यही नजर आ रहा है कि खान साहब जो है वो जो उनके जलसे थे, धरना और बाकी सारे मामला उस चीज की अक्कासी नहीं कर पा रही है। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत सेफ है, एटलीस्ट सेफर है पहले से तो डेफिनेटली। और उन्हें चाहिए कि अब ये इमरान खान की ऑब्सेशन को थोड़ा साइड पे रखें और पॉलिटिकल नैरेटिव जरूर। खान साहब फिर तो हैदर वही साहब बात ये हुई ना, तो फिर तो खान साहब फिर क्या 1 साल तक ये जलसे ही करते रहेंगे, धरना ही देते रहेंगे? उनके पास वे आउट क्या है फिर? देखिए, खान साहब को के लिए बेहतर है कि वो पार्लियामान में आए। पार्लियामान में उनकी पोजीशन कमजोर नहीं है, और जो कंसल्टेटिव प्रोसेसेस हैं उनका हिस्सा बने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपना लाएं, 1 2 3। लेकिन फिर हैदर भाई बात तो ये है ना हैदर भाई साहब, फिर आप और हम भी उनको कह रहे होंगे कि एक और यू टर्न ले लिया उन्होंने, अगर ऐसा वो कुछ करते हैं तो। नहीं, देखें, अगर कोई अवाम या कौम के हक में कोई यू टर्न भी होता है तो मैं उसकी तनकीद करने से, मैं तो ज्यादा तनकीद इस जलाओ घेराव की करूंगा। तो मेरे ख्याल से बेहतर है उनके लिए कि वो कम से कम एहतजाज का जो है वो जरूर रास्ता रखें ओपन, लेकिन ये समझें कि ये अब एहतजाज का रास्ता खत्म करना होगा और पार्लियामेंट में वापस आने तहरीक इंसाफ को। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नक़वी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दानियाल चौधरी और हैदर वही साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। अल्लाह ने